नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। चुनावों में जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, उसकी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। कल दूसरे चरण का मतदान है और 13 राज्यों में जी। 89 यानी कि 89 सीट्स पे वोटिंग होने वाली है। उसमें दक्षिण के में केरल में 14 सीट है और कर्नाटक में भी 28 में से तकरीबन मुझे लगता है शायद 14 या 15 सीट्स पे चुनाव हो जाएंगे। जी। तो अगर हम अलग-अलग राज्यों के संदर्भ में देखें, तो पहले चरण की तुलना में इस चरण में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए गेन करने के लिए बहुत मौका है या वो अपनी जमीन बचाने के लिए जद्दोजहद करती हुई दिख रही है? देखिए, भारत में जो जिस तरह का चुनाव होता है, बहुदलीय प्रणाली जिस तरह का चुनाव होता है, उसमें कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। बहुत ही शक्तिशाली दलों के लिए भी कोई चुनाव आसान नहीं होता। और दावा ज़रूर किया जाता है कि हम बिल्कुल आराम से चहलकदमी करते हुए चुनाव जीत लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अ, का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। मेरे ख्याल से जो 88-89 सीटें आपने बताई हैं, उनमें से 42 से 43 सीटें ऐसी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी को बचाना है और हो सके तो एक कुछ सीटें और उन्हें बेशी जीतनी है। अब राजस्थान को देखिए आप, राजस्थान में इस बार चुनाव कंप्लीट पूरा हो जाएगा। बाकी बची हुई जितनी सीटें हैं वो उसका सब चुनाव हो जाएगा कल, उसके राजस्थान का चुनाव पूरा हो जाएगा। उधर केरल में एक ही बार में सारा चुनाव पूरा हो जाएगा। पिछले दौर में तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके से पूरा हुआ था। केरल की स्थिति यह है कि वहां पर काफी कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठजोड़ बहुत ज्यादा आगे है और सीपीएम के नेतृत्व वाला जो गठजोड़ है वो बचाव की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि वो ज्यादा कुछ बचा पाएगा। अभी तक के तो संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले भाजपा के सुरेंद्रन लड़ रहे हैं और डी राजा की पत्नी लड़ रही हैं लेफ्ट फ्रंट से उनके मुकाबले, लेकिन राहुल गांधी बहुत आगे हैं उन दोनों से। और जैसी खबरें मिली हैं कि कल की वोटिंग का कांग्रेस इंतजार कर रही है। जैसे ही कल की वोटिंग खत्म हुई वैसे ही रायबरेली और अमेठी से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की उम्मीदवारी का भी ऐलान हो जाएगा। आज अखिलेश का कन्नौज से उम्मीदवारी का ऐलान हो गया, जबकि अभी तक तो ये हो रहा था कि भाई तेज प्रताप यादव लड़ेंगे कन्नौज से, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने बदला। अखिलेश ने आज पर्चा भी वहां से अपने दाखिल कर दिया। तो बड़ी तेजी के साथ चुनावी घटनाक्रम बदल रहा है और विपक्ष की रणनीति भी साफ हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में अभी तक लग रहा था कि विपक्ष भाजपा का मुकाबला ही करने की स्थिति में नहीं है। सब लोग चुनाव लड़ने से बचते हुए दिख रहे थे। अब स्थिति यह है कि सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने के मूड में आ रहे हैं। तो विपक्ष ने एक तरह से ये चीजें अपनी बचा के रखी हुई थी। पहले से क्यों कहें, वो एन मौके पे अपनी बात ऐसा अक्सर होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अतीत में भी ऐसा हम लोग देख चुके हैं कि जो उम्मीदवारी का ऐलान भी अपने आप में एक तरह की रणनीति होती है और उसके जरिए अपना दावा एक खास अंदाज में पेश किया जाता है। अब जो राजस्थान में जो सीटें हैं, उनकी जो रिपोर्ट आ रही है उससे नहीं लगता कि भाजपा के लिए वहां इतना ज्यादा आसान है 100% नतीजा प्राप्त करना। 2014 में भी भाजपा ने वहां 100% नतीजा प्राप्त किया था। 2019 में हनुमान बेनीवाल की सीट भाजपा की नहीं मानी जा सकती क्योंकि वो निर्दलीय लड़े थे। हालांकि वो एक जमाने में वो भी भाजपा में थे, अब तो भाजपा के खिलाफ हैं इस वक्त। तो भाजपा ने एक सीट कम जीती थी राजस्थान से, लेकिन इस बार कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत ही करारी टक्कर हो रही है, वहां पर चुनाव फंसा हुआ है। बिहार में भी जिन सीटों पे चुनाव होगा वहां भी चुनाव फंसा हुआ है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी नहीं है कि बहुत आराम की लड़ाई लड़ रही हो और सब चीजें उसके लिए गुलाबी ही गुलाबी हो और जहां चाहेगी जैसे चाहेगी उस मन से वो जीत लेगी, मतलब जो है। तो हर जगह भाजपा को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आसान नहीं है चुनाव भाजपा के लिए। पहले चरण के चुनाव से लेकर दूसरे चरण के चुनाव के बीच में ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री बहुत सारे मुद्दों की तलाश में हैं और अलग-अलग तरह से वो मुद्दों को उठा रहे थे। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसा बड़ा मुद्दा, बड़ा नैरेटिव ढूँढ पाए हैं या चुनाव स्थानीय स्तर के मुद्दों पर हो रहे हैं? कैसे देखें इसे? देखिए, नैरेटिव तो प्रधानमंत्री 2 नैरेटिव चला सकते थे।
उन्होंने चुना नहीं उनको चुनाना। अगर मेरी राय, अगर मैं प्रधानमंत्री का सलाहकार होता तो मैं उनसे कहता कि आपने 10 साल में जिस तरह की सरकार चलाई है, उसके सबसे बेहतरीन उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को लोगों के सामने रखी। अब प्रधानमंत्री का अपना एक मिजाज है, उनको लगता है कि बुलेट ट्रेन का हमने जो वायदा किया था, पहले हमने 1 बुलेट ट्रेन चलाने का वायदा किया था, अब हम 3 बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, वो हम रखेंगे। चंद्रयान हम ले गए, वो रखेंगे हम लोगों के सामने। यहाँ होर्डिंग पे आपको कई होर्डिंग में बुलेट ट्रेन और चंद्रयान की उपलब्धियां भी मिलेंगी। लेकिन सबको पता है कि ये चीजें आम लोगों को, गरीबों को उस तरह से प्रभावित नहीं करती। बुलेट ट्रेन और चंद्रयान से तो कोई चुनाव जीतता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये चुनाव किया कि हम बुलेट ट्रेन और चंद्रयान लोगों के सामने रखेंगे। अब वो बुलेट ट्रेन और चंद्रयान को भी भूल गए हैं। पूरे 10 साल तक आप एक हैप्पी नैरेटिव चलाते रहे, खासतौर से पिछले 5 साल में एक खुशनुमा कहानी लोगों को सुनाते रहे कि हम ये करेंगे, गुलाबी सब्ज बाग, आप सब्ज बाग लोगों को दिखाते रहे। अब इस वक्त जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो सब्ज बाग कहीं नहीं है मौजूद। अब तो आप कांग्रेस की निंदा करके चुनाव जीतना चाहते हैं, और कांग्रेस की निंदा भी आपकी बड़ी आधारहीन किस्म की निंदा है। जैसे सैम पित्रोदा का बयान है, उसको लेके जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस ने उसको बिल्कुल जिस तरीके से बात को रखा है कांग्रेस ने, उसमें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बात पूरी तरीके से खारिज हो जाती है। और ये मानना कि लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात सुन रहे हैं और कांग्रेस की बातों के लिए उन्होंने कानों में रुई लगा रखी है, ऐसा थोड़ी ना है। दोनों तरफ की बातें लोगों के कानों में जा रही हैं। और मैं कल भी मैंने नई परख के मंच पे ये कहा था, आज फिर कह रहा हूं, लोकनीति CSDS के सर्वे के उन 12% वोटरों को मत भूलिए जो भाजपा के लिए वोट देने जा रहे हैं, लेकिन वो भाजपा को वोट देने में हिचक भी रहे हैं साथ में। ये वो वोटर हैं 12% जो जिन्हें मैं फेंस सिटर मानता हूं। ठीक है, वो भाजपा की तरफ आज झुके हुए हैं। हो सकता है कि कल उनका बड़ा हिस्सा या पूरा हिस्सा या चौथाई हिस्सा या तिहाई हिस्सा भाजपा की तरफ ना झुके। अगर तिहाई हिस्सा भाजपा की तरफ नहीं झुकता है तो भाजपा को 4% वोट नहीं मिलेगा। अगर आधा हिस्सा भाजपा की तरफ नहीं झुकता है तो 6% वोट नहीं मिलेगा, और वरना 12% वोट नहीं मिलेगा। तो वो ये तो मैं तो इस बात को असंभव मानता हूं कि आज के माहौल में पूरे के पूरे 12% भाजपा को वोट दे आए। और इन सबके दोनों कानों में ये सब बहसें पड़ रही होंगी ना। बिल्कुल। कर्नाटक में भी कई सीटों पर कल चुनाव है, तो वहां की स्थिति को क्या हम ये मान सकते हैं कि भाजपा अपनी सीटों को रिटेन कर पाए? देखिए, संदीप शास्त्री जो कि एक प्रमुख चुनाव शास्त्री हैं देश के, कल मेरी उनके साथ में हम दोनों एक ही पैनल में इंडिया ट्रेनिंग सेंटर में थे, तो उनसे बातचीत भी हुई मेरी। उनका मानना था कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में इस बार नुकसान होगा। पहले की तरह की कोई लहर नहीं है। जो पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने असाधारण नतीजा निकाला था, सबका सुपड़ा साफ कर दिया था, कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ कर दिया था और जनता दल सेकुलर का भी सुपड़ा साफ कर दिया था, तो वो स्थिति नहीं है। भाजपा को निश्चित रूप से नुकसान होगा। भाजपा की सीटें 15 से 22 के बीच में आ सकती हैं, उनका कहना यह था। यानी भाजपा को 10 से लेके और उसके बाद ऊपर ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है। तो ये स्थिति वहां पे है। अब आज ही आप देखिए, एक कर्नाटक की राजनीति की जानकारी रखने वाले एक विद्वान ने टाइम्स ऑफ इंडिया में जनता दल सेकुलर के ऊपर एक लेख लिखा है कि जनता दल सेकुलर यानी देवगौड़ा की पार्टी की क्या स्थिति है। उनका लिखा है कि बिल्कुल जनता दल देवगौड़ा की पार्टी तो बिल्कुल अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस चुनाव में अगर उसका ग्राफ नहीं उठा भाजपा से, तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। तो उसके लिए तो भाजपा से जो समझौता हुआ है वो डूबते को तिनके के सहारे के समान है। तो वहां पर ये समझौता जो है ना, कुछ जरूरी नहीं है कि ऐसी पार्टी जो कि बिल्कुल धूल में पड़ी हुई हो, वो कभी कभी अपने सहयोगी को भी नुकसान पहुंचाती है। तो कर्नाटक में भी बहुत सुरक्षित नहीं है भाजपा का पिछला 2019 का नतीजा भाजपा के लिए बहुत सुरक्षित नहीं है। तो इस चरण में भी भाजपा की सीटें कहीं बढ़ती हुई दिखती हैं क्या? ज्यादा तो चुनौती उनको बढ़ाने की है, बढ़ा तो नहीं सकते। बढ़ाने का मैं तो कहा पिछले 2019 की आप सीटें दोबारा हासिल कर लें, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। बढ़ाना तो दूर की बात है। जी। एक और चीज मैं देख रहा था, वो यूट्यूब की दुनिया से ही मैंने देखा, कुछ बातों में भी लोग कह रहे थे कि आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, खासतौर पर नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है। तो ये एक चीज है जो हर चुनाव में बार बार सामने आती है, या इसमें कुछ तथ्य भी हम मान सकते हैं?
नहीं, कई ऐसे चुनाव हुए हैं जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत खुल के और मन से भाजपा की मदद नहीं की है। 2004 का चुनाव भी ऐसा ही था और 1984 के चुनाव में भी ये माना गया था कि भारतीय जनता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा की, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा की कोई खास मदद नहीं की थी। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संबंध बहुत अच्छे तो कभी नहीं रहे। हम सब लोग जानते हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो संघ से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। संघ कभी नहीं चाहता था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। संघ ने हमेशा इसका विरोध किया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। वो संघ की इच्छा के बिना ही नरेंद्र प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने हैं। संघ ये चाहता था कि राम मंदिर के लिए संसद कानून बनाए, नरेंद्र मोदी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो संघ और नरेंद्र मोदी के संबंध अच्छे नहीं है। और जब किसी पार्टी और नेता के बुरे दिन आते हैं तो उनके वे दोस्त जो उनसे नाराज हैं, वो उस वक्त खास तौर से नाराजगी निकालते हैं अपनी। हिसाब चुकता करने का समय होता है वो। बिहार की राजनीति में जो चुनाव कल हो रहा है वो तो 5 सीटों का ही है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जो एक लहर की अनुपस्थिति में जो स्थानीय स्तर के कारकों की बात होनी चाहिए उतनी बातचीत नहीं हुई मीडिया में। तो वहाँ की का जो चुनाव हो रहा है उसको हम कैसे देखें? क्या वहाँ पर कुछ गंभीर मुद्दे हैं या स्थानीय स्तर पे चुनाव हो जाएँगे? नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी का चरित्र रहेगा? कैसे क्या हो भाई रहा है देखो, अभी? अगर सर्वेक्षणों के जरिए जो मुद्दे निकल के आए हैं वो तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे, उनसे ज्यादा गंभीर मुद्दा कोई नहीं। दूसरे मुद्दे भी निकल के आए हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दे का भी जिक्र है, हिंदुत्व के मुद्दे का जिक्र भी है, राम मंदिर के मुद्दे का जिक्र है, लेकिन उनकी रेटिंग बहुत कम है। 5%, 8%, 2% रेटिंग है उसकी। ये महंगाई, बेरोजगारी और लोगों की आमदनी गिरने वाला मुद्दा है, इसकी रेटिंग काफी है इनकी। 27%, 28%, 25%, ये इनकी रेटिंग है। तो और ये मुद्दे अगर ये मुद्दे काम कर रहे हैं तो ये मुद्दे तो कोई भाजपा के पक्ष में नहीं जाते। लोग राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को, दोनों को महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार मानते हैं। और भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में जहां भाजपा सीटों का बचाव कर रही है, सब जगह भाजपा की ही सरकार है, केंद्र में ही भाजपा की सरकार है। वो डबल इंजन की सरकार का नारा देते हैं। तो ये सब तो है ही वहां पे। तो भाजपा के लिए ये मुद्दे तो काम नहीं आएंगे। फिर भाजपा के लिए कौन सा मुद्दा काम आएगा? उनका कहना यह है कि भाई नरेंद्र मोदी की शख्सियत, उनकी लोकप्रियता और प्रधानमंत्री के तौर पर एक मजबूत और स्थायी सरकार देने की क्षमता। तो अभी मैंने कहा नहीं था कि 2 बातों का मैं सुझाव दूंगा, उसमें एक सुझाव तो ये था कि प्रधानमंत्री अपने 10 साल की सर्वश्रेष्ठ और आकर्षक उपलब्धियों को जनता से जुड़ी हुई हो, मतलब चंद्रयान और बुलेट ट्रेन नहीं, ऐसी उपलब्धियों को जनता की जिंदगी से ताल्लुक रखती हो, उनको लोगों के सामने रखते। वो उन्होंने रखना पसंद नहीं किया। और दूसरी इस बात को लोगों के सामने रखते हैं कि विपक्ष लोगों को राजनीतिक स्थिरता का आश्वासन नहीं दे सकता। केवल भारतीय जनता पार्टी ही 5 साल तक राजनीति स्थिर रूप से सरकार चलाने का आश्वासन दे सकती है। इस बात को उन्होंने 1-2 बार कहा है, ये बात सही है, अपने भाषणों में भी कहा है नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इस पर जोर नहीं दिया उन्होंने। अगर वो, मेरा तो मानना है, अगर वो सारे देश में घूम घूम के यही कहते कि जिस विपक्ष के पास कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो 100 सीटें भी जीत सकती हो, वो पार्टी क्या सरकार बनाएगी, क्या सरकार चलाएगी? तो ये बात भी लोगों से वो नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर ये माना तो जा रहा है कि शिवसेना मजबूत है। कुछ सर्वेक्षणों में मैंने देखा जो आखिरी वक्त पे हुए भारतीय जनता पार्टी को बढ़ते हुए भी दिखाया गया। तो वहाँ की राजनीति को हम कैसे देखें? 7 सीटों पे वहाँ भी चुनाव हो रहे हैं इस बार। देखिए, महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और सारे समीक्षक जानते हैं कि वहां पर जो महाविकास अघाड़ी है वो महायुति से आगे है। और खासतौर से जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली, अगर उसकी उम्मीदवार एक नाथ शिंदे की शिवसेना से मुकाबला करें तो वो ज्यादा मजबूत साबित होती है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो वहां मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अजित पवार के उम्मीदवार और एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार ज्यादा कुछ प्रभाव डाल पाएंगे। तो उनकी बड़ी हार हो सकती है। इसी तरीके से बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड है उसके उम्मीदवार एनडीए को काफी नीचे खींच सकते हैं। उनके चक्कर में कुछ भाजपा के उम्मीदवार भी वहां पर हार सकते हैं। आज रामगोपाल यादव जो
समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक रोचक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ये समाजवादी पार्टी के समर्थकों को गुलबंद करने में एक बड़ा कारक बन सकता है? जैसे भाई चुनाव अगर लड़ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 50 सीटें जीत लें तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाजपा तो सरकार बना नहीं पाएगी। अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में 50 सीटें हार जाए तो क्या सरकार बनाएगी? बना ही नहीं पाएगी। फिर तो भाजपा को और जगह को मिला के भाजपा की सीटें 200 से नीचे आ जाएंगी। फिर तो विपक्ष की सरकार बनेगी और जिसके पास उत्तर प्रदेश जैसी जगह के 50 सांसद होंगे वो तो प्रधानमंत्री पद का जबरदस्त दावेदार होगा ही उसके अंदर। लेकिन इसके लिए ना भाजपा को उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरीके से हराना पड़ेगा, जो मुमकिन नहीं दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतर रिजल्ट ये लोग निकाल सकते हैं, लेकिन भाजपा को बहुत बुरी तरीके से हरा पाना तो मुमकिन नहीं है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, जब दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, कि 400 पार और 370 का जो नारा था वो पीछे छूट चुका है। ये तो कहा अब जा सकता है। प्रधानमंत्री बिल्कुल अपने भाषण के आखिर में इसका जिक्र करते हैं। अब 400 पार और 370 के बिल्कुल भाषण खत्म हो जाता है तब वो इसका जिक्र करते हैं। मतलब इसके नारे की हैसियत अब ये रह गई है। आपके हिसाब से, ये आखिरी सवाल है आज की बातचीत के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उम्मीद अभी क्या दिखती है आज के दिन में, इन चुनावों में? सर्वश्रेष्ठ उम्मीद भाजपा के लिए इस वक्त सर्वश्रेष्ठ नतीजा यही है कि उनको 272 और उससे 5-7 सीटें कुछ ज्यादा मिल जाए। यानी 2014 का जो नतीजा है, इसमें 280 या 82 कुछ ऐसी सीटें मिली थी भाजपा को, मुझे आंकड़ा ठीक से याद नहीं है, वो मिल जाए। इससे बेहतर नतीजे की उन्हें उम्मीद करना नहीं चाहिए। और विपक्ष की जो पूरी राजनीति है, एक तरीके से हम कह सकते हो कि उसने काफी ज्यादा दबाव डाला है भारतीय जनता पार्टी पर, और आने वाले 1 महीने काफी महत्वपूर्ण है उसके लिए कि वो सही तरीके से अपना खेल खेलते रहे। देखिए विपक्ष को ज्यादातर भरोसा आम जनता की नाराजगी से है। विपक्ष को इस बात पर भरोसा है कि भाजपा के कार्यकर्ता मुरझाए हुए हैं। विपक्ष को इस बात पर भरोसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत उत्साह से भाजपा का साथ नहीं दे रहा है। विपक्ष को इस बात पर भरोसा है कि भाजपा की जीती हुई सीटों पर मतदान नीचे गिरा है। ये सब विपक्ष के लिए भरोसे की बातें हैं। मोदी को कोई नया पूरे चुनाव में कोई जज्बाती मुद्दा हावी नहीं है, ये विपक्ष को भरोसा है। आपने शुरुआत में इसका जिक्र किया कि इस बात की संभावना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से। तो क्या ये एक विपक्ष को गोलबंद करने में सहायक होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए या अखिलेश का कन्नौज से लड़ना, पहले तो अखिलेश लड़ना ही नहीं चाहते चुनाव। अखिलेश का कन्नौज से लड़ना, राहुल गांधी का अमेठी से लड़ना और प्रियंका गांधी का रायबरेली से लड़ना विपक्ष के लिए एक अच्छी खबर है। उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा हुआ। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, और हम कल मिलेंगे और फिर से बातचीत करेंगे प्रोफेसर अभय दुबे से देश की राजनीति के बारे में। आज की बातचीत के लिए सर आपको धन्यवाद। नमस्कार।